नमस्कार दोस्तों, शिखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन जो टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी सीरीज में, अपन उसमें भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे और भौतिक स्वरूप में अपन के 3 पार्ट हो चुके थे। उसमें कौन कौन से हो चुके थे अपन के? द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय भारत, और तटीय प्रदेश। आज का जो अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। ये 3 टॉपिक अपन डिटेल से लास्ट वीडियो में देख चुके थे और अब अपन ने जो आज का जो अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। अब ये उत्तर का विशाल मैदान को अपन क्या कहते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मैदान का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा ही होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि जो प्रायद्वीप का निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ और जो ये पर्वतों का निर्माण हुआ वो प्लेट विवर्तन के कारण हुआ। मतलब किसी भी क्षेत्र का रीजन होता है कि उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। जो उत्तर का मैदान है, जो मैदान है उसका जो स्थिति आई है वो किसके कारण आई है? नदियों के कारण। मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। नदियां अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लेके आती है और उस अवसाद को क्या कर देती है? वो विस्तृत रूप से जमा देती है और वो फ्यूचर में क्या बन जाते हैं? मैदान का भाग बन जाते हैं। अब उत्तर का जो मैदान है वो है कहां से कहां तक, विस्तार कहां से कहां तक है उसका? ये यहां से ये आपका हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला। इस हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में, हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में और कर्क रेखा की, यह कर्क रेखा है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, या विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, यहीं पर विंध्याचल पर्वत है ये, तो कर्क रेखा या विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग वह हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर का मैदान कहा जाता है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला व कर्क रेखा या विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्वरूप है, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर का मैदान कहा जाता है। अब ये क्या अपन का उत्तर का मैदान जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये पूरा क्या है? उत्तर का मैदान है दोस्तों। अब ये यहां पंजाब से लेकर यहां इधर असम तक, पंजाब से लेकर असम तक क्या है? विस्तृत है। उत्तर के मैदान का जो विस्तार है वो पंजाब से लेकर असम तक है। या नदियों की बात करें तो यहां से तिब्बत से नदी निकल के आती है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी इस प्रकार से लद्दाख व कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान की तरफ अरब सागर में चली जाती है। यहां से निकल गई सिंधु नदी ने क्या बनाया? स्थल बनाया। और यहां से ही एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से ही, कैलाश सरोवर से, और ये इधर यांग्याब दर्रा से होती हुई कहां चली जाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश से होती कहां चली जाती है? बांग्लादेश व बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो नदियों की बात करें, कौन सी नदियों के बीच में ये मैदान स्थित है? तो नदियों की बात करें तो अपन सिंधु नदी घाटी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये मैदान फैले हुए हैं। सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उत्तर का मैदान कहलाता है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर में चौड़ा ये क्या है? भूभाग है। यदि इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, इस उत्तर के मैदान की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है कुल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इंपोर्टेंट रहेगा ये, लंबा, इसकी चौड़ाई इतनी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल बहुत इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर का विशाल मैदान कितने भूभाग पर फैला हुआ भारत के? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर यह भाग विस्तृत है। और नीचे अपन ने कल डिस्कस किया कि 16 लाख पर क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। ऊपर अपन हिमालय पर्वतमाला की बात करेंगे, जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे।
तो ये जो मैदान है जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश है, जो उत्तर का मैदान है, भौतिक प्रदेश है, यह भौतिक प्रदेश भारत का सबसे नवीनतम क्या है, भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश, भारत का, ये लाइन आपको याद रखनी है, भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, उत्तर का मैदान। और भारत का सबसे प्राचीन भौतिक स्वरूप कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्या रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, उत्तर का मैदान, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर के मैदान का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ, नदियों के द्वारा। यहां से जो ये नदियां हैं, यहां इस नदी तंत्र से, जैसे सिंधु नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, व्यास, सतलज, वो भी क्या बनाती है, मैदानों का निर्माण करती है। इधर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, वो भी क्या करती है, मैदान का निर्माण करती है। इधर गंगा की सहायक नदियां, यमुना है, राम, चंबल है, बहुत सारी नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, मतलब ये तंत्र क्या करते हैं, नदी तंत्र, तीनों नदी तंत्र क्या करते हैं, इस मैदानों का निर्माण करते हैं, अपने साथ अवसाद लाती है, और जो अवसाद लाके इस क्षेत्र में क्या कर देती है, जमा कर देती है, और ये मैदान का भाग लेते हैं। प्राय मैदान क्या होते हैं, समतल होते हैं। मैदान क्या होते हैं, समतल होते हैं। अब मैदान, इस मैदान के संदर्भ में, मैदानी भाग के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे कि कुछ भौतिक प्रदेश, जो मैदान के जो भौतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसका ये देख लेते हैं कि इसका पश्चिम की तरफ, देखो ये यहां से है, ये पश्चिम की तरफ क्या है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइनिंग में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो देखो ये चौड़ाई क्या है, पश्चिम की तरफ क्या है, ज्यादा है, और धीरे धीरे क्या हो रही है, जैसे जैसे अपन पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, होती जा रही है ना। तो ये जो उत्तर का मैदान है, ये पश्चिम की तरफ क्या है, अर्थात पंजाब हरियाणा की तरफ क्या है, ज्यादा चौड़ा है। जैसे जैसे अपन पूर्व की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी दोस्तों। तो जो मैदान है, उत्तर के जो मैदान है, वो पश्चिम दिशा से क्या है, चौड़े हैं, और पूर्व की तरफ क्या है, सकड़े हैं ये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन कुछ बात करते हैं, इस मैदानी क्षेत्रों में कुछ वर्डिंग की बात करते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भाबर, एक तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, और एक खादर, एक बांगर, और एक रेह। इन वर्डों पे अपन कुछ डिस्कस करेंगे कि भाबर क्या है, तराई प्रदेश क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, रेह क्या है। अब अपन बात करते हैं भाबर की। आप अपन को पता है कि जो नदियां हैं, इस मैदानी भाग में जो नदियां आती है, वो कहां से आती है, सभी की सभी नदियां क्या आती है, हिमालय से आती है, या हिमालय पार से आती है। हिमालय पार से जो नदी तंत्र नदियां आती है, वो कौन सी आती है, सिंधु है, सतलज है, और कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ये क्या है, हिमालय पार की नदियां। ये भी क्या आएगी, अपने साथ अवसाद लेके आएगी, भारत में प्रवेश करेगी दर्राओं के माध्यम से। और इस कुछ जैसे यमुना, गंगा, ये क्या है, व्यास, ये नदी क्या है, रावी, ये क्या है, भारत के अंदर से क्या निकलती है, ये नदियां उद्गम होती है। तो जैसे ये नदियां अपने साथ अवसाद लेके आएगी, और ये ऊंचे पर्वतों से निकलती है, हिमालय पर्वत एक ऊंचा पर्वत है, और जिस मानो कि ये क्या है, हिमालय है, और कोई भी ये पर्वत है, यहां से नदी निकल रही है, ये मानो कि नदी का उद्गम स्थल है। ये क्या है, नदी का उद्गम स्थल। और नदी जहां से उद्गम होती है, वहां उसका प्रवाह होता है, पानी का जो प्रवाह होता है वो तेज होता है। जैसे यहां से नदी निकलेगी तो उसका प्रवाह क्या रहेगा, तेज रहेगा, पानी का फ्लो क्या रहेगा, तेज रहेगा। और ये नदी पानी का प्रवाह तेज होने के साथ, पानी का प्रवाह तेज होगा, और तेज होगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आएगी, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने अपने साथ, अपने पानी के वेग के साथ लेकर आएगी, और ये यहां पर क्या कर देगी, इसको जमा कर देगी। और प्राय भाबर क्षेत्र में नदी क्या हो जाती है, और विलुप्त हो जाती है। विलुप्त किस प्रकार से होती है
कि ये नदी है, जो नदी का पानी है इन चट्टानों के नीचे से बहना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, क्योंकि ये अपने साथ क्या लाती है, चट्टाने लाती है, बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी, यहां जमा कर दिए, ये पत्थर जमा हो गए, तो इन पत्थरों और चट्टानों के नीचे से क्या बहेगी, नदी बहेगी। तो भाबर प्रदेश में प्राय नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नदी कौन से क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, तो नदी भाबर क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलुप्त रहती है। अब नदी के उद्गम स्थल से प्राय 8 से 16 किलोमीटर तक भाबर प्रदेश होता है। भाबर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 8 से 16 किलोमीटर तक भाबर प्रदेश रहेगा। जैसे ही पानी का बहाव कम हो जाएगा तो ये नदी क्या होती है, नदी का पानी क्या हो जाएगा, सामने आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और इसके ऊपर के आने के बाद ये जो पानी है ये क्या हो जाता है, वितरिकाओं में क्या हो जाता है, ऐसे वितरिकाओं में क्या हो जाता है, बट जाता है। अब इस वितरिकाओं में जो पानी बट जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले भाबर प्रदेश में देखेंगे कि भाबर प्रदेश अनउपजाऊ क्षेत्र होता है। भाबर प्रदेश है वो अनउपजाऊ क्षेत्र होता है, इसमें किसी भी प्रकार की फसल वगैरह कोई भी उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। भाबर प्रदेश में कोई किसी प्रकार का उत्पादन भाबर प्रदेश में नहीं होता है। अब भाबर प्रदेश के दक्षिण की तरफ देखो, ये दक्षिणी रहेगा ना, नीचे की तरफ जो प्रदेश होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र होता है, तराई प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाबर के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, भाबर प्रदेश के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तराई प्रदेश कहा जाता है। इस तराई प्रदेश में पानी क्या हो जाता है, नदी का पानी है वो अनेक वितरिकाओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अब ये पानी विभक्त हो जाएगा तो जो ये नदी तो इस प्रकार से आगे जाकर ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से, और नदी का क्या बन जाएगा, एक निश्चित मार्ग बन जाएगा। अपने मार्ग में ये नदी बहने लग जाएगी। जो ये वितरिकाएं हैं ये धीरे धीरे पानी का क्या होगा, अवशोषण होगा, और ये वितरिकाएं किस में बदल जाती है, दलदल में बदल जाती है। तो इस दलदल से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि तराई प्रदेश क्या होता है दोस्तों, दलदली क्षेत्र होता है। तराई प्रदेश में किस प्रकार का वातावरण रहता है, दलदल पाया जाता है। तो तराई प्रदेश क्या होता है, एक दलदली क्षेत्र होता है। यहां पर ये भाबर की तुलना में क्या होता है, उपजाऊ होता है। वर्तमान में यहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह डालकर क्या कर दिया गया है, इसको शुष्क बना के यहाँ पे खेती योग्य इसको बनाया जा रहा है। धीरे धीरे इसको खेती योग्य बनाया जा रहा है तराई प्रदेश को। तराई प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वो 16 से 32 किलोमीटर होता है। तराई प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 16 से 32 किलोमीटर होता है। उसके बाद क्या हो जाएगी, नदी जो भाबर प्रदेश में विलुप्त थी वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, धरातल पर आ जाएगी, और वितरिकाओं में बढ़कर आगे क्या एक निश्चित मार्ग में क्या करने लगेगी, नदी बहने लग जाएगी। उसके बाद है खादर, और एक है बांगर, और एक है रेह। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। खादर के बारे में करते हैं। खादर और बांगर क्या है, देखो बार बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं खादर बांगर से संबंधित। आपने नाम भी सुना होगा, चलो भाबर व तराई का तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन खादर व बांगर जरूर आपने पीछे की क्लासों में 10th में 11th में 12th में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना है कि खादर और बांगर क्या होते हैं। तो खादर दोस्तों क्या होते हैं, नदियां अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आती है, जलोढ़ीय मिट्टी लेके आती है। नदियां हैं वो अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आती है, जलोढ़ीय मिट्टी लेके आती है। ठीक है दोस्तों, और ये जलोढ़ीय मिट्टी, आप देखो पूरा, आप सीधी सी डेफिनेशन की बात करें तो पुराने जलोढ़ीय मिट्टी, पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है, बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी। पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी को प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। मतलब प्राचीन समय में कब, मतलब नदियां अपने क्या कर लेती है, मार्ग क्या कर लेती है, बदलती रहती है। नदियों की विशेषता रहती है कि वो अपने मार्ग में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो पुराने समय में वहां पर नदियां बहती थी, लेकिन अब नदी का पानी नहीं जा रहा है। बाढ़ के दौरान पानी, नदी का पानी उस मैदानी स्थल पर
नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये मैदान क्या होते हैं, थोड़े अन्य मैदानों की तुलना में थोड़े से ऊंचे उठे हुए होते हैं, इसलिए वहां बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है। पुराने समय में, प्राचीन समय में नदी का मार्ग था। ऐसी नदियां जो विलुप्त हो गई, पहले उनका क्या था, वो मार्ग था, लेकिन अब विलुप्त हो गई, तो उसने मैदान का निर्माण अवश्य किया। जहां नदी बहेगी वहां अवश्य है कि क्या बनेंगे, मैदान जरूर बनेंगे। नदी का जहां प्रवाह होगा वहां पे डेफिनेट क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। तो ये पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और ध्यान में रखना, भारत में सबसे ज्यादा बांगर कहां पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बांगर कहां पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ध्यान में रखना आपको कि सबसे ज्यादा बांगर कहां पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। अरे भाई, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ीय मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। वहां बाढ़ का पानी पहुंचता है तो बाढ़ का पानी पहुंचेगा, या नदियों के द्वारा वर्तमान समय में मैदान का निर्माण कर रही है, तो ये क्या है, नवीन जलोढ़ीय मिट्टी को तो क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ीय मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अब ये खादर है वो बांगर की तुलना में क्या है, ज्यादा उपजाऊ है। खादर क्या है, बांगर की तुलना में ज्यादा उपजाऊ है। जाहिर सी बात होगी, यहाँ प्राचीन समय में मैदान का निर्माण हुआ तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, धीरे धीरे शरण होता रहता है। और खादर में क्या है, ये वर्तमान नवीन मिट्टी है, इसलिए इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, ज्यादा है, इसलिए खादर है वो बांगर की तुलना में ज्यादा है। सबसे ज्यादा खादर कौन से राज्य में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा खादर कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल में। कहां पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, खादर पाए जाते हैं। और बांगर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात है रेह की। ये रेह क्या है, देखो, अत्यधिक सिंचाई करने पर भूमि पर, सिंचाई करने से भूमि की सतह पर नमकीन परत जम जाती है। सिंचाई करने से भूमि की परत पर नमकीन परत जम जाती है। उसी नमकीन परत को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेह कहा जाता है। सिंचाई करने के कारण भूमि की सतह पर नमकीन परत जम जाती है, उसी परत को क्या कहा जाता है, उसी नमकीन परत को क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है। और रेह सबसे ज्यादा, इस रेह से पीड़ित राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि नमकीन परत यदि किसी भूमि पर आ जाएगी तो वो भूमि क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर में तब्दील हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रेह पाए जाते हैं हरियाणा व उत्तर प्रदेश, क्योंकि हरियाणा व उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधन खूब है। नहर व नलकूपों के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो हरियाणा व उत्तर प्रदेश में रेह की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो कई बार यहां से पूछ ली जाती है, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब हर तीसरी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, ये है सुंदरवन का डेल्टा। यहां सुंदरवन का डेल्टा है। तो सुंदरवन के डेल्टा नाम देखते ही आपके एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा का निर्माण कौन करती है, नदियां करती है। अरे निश्चित है कि डेल्टा का निर्माण कौन करेगी, नदियां करेगी। डेल्टा है क्या, देखो ये नदी है, यहां से इस पर्वतमाला से निकली, यहां से भाबर से तराई से इस प्रकार से आती हुई अपना मार्ग बना लिया और आके देखो इस प्रकार से यहां से आई, ये भारत में ये आई, यहां से हिमालय से ये नदी, और ये आई इधर से, और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा क्या है,
नदी अपने साथ कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ लेकर आती है, अवसाद लेके आती है, अपने पानी के साथ साथ अवसाद भी लेके आती है। वो गाद यहाँ पर क्या कर देती है, जिसे अपन गाद कहते हैं, अवसाद कहते हैं, यहाँ पर जमा कर देगी और उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा किया जाता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। यहां पर पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, पेड़ों को क्या कहा जाता है, सुंदरी वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरी वन कहा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सुंदरी वन कहां पाए जाते हैं, तो सुंदरी वन कहां पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था अपन के उत्तर के विशाल मैदान की अब की बातें थी। अब देखो इसका महत्व क्या है भाई, इसका महत्व क्या है उत्तर के मैदान का। उत्तर के मैदान का महत्व यह है कि यह फसल उत्पादन होता है। यहां पर अनेक प्रकार की फसलें की जाती है, गेहूं, चावल, जौ, चने, मतलब अनेक प्रकार की फसल यहां पर बनाई जाती है। कहां पर तैयार की जाती है, फसल का उत्पादन होता है कहां पर, उत्तर के विशाल मैदान में। जैसे देखो पंजाब सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन होता है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, राजस्थान है, ये राज्य क्या आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ का कुछ आंशिक भाग, झारखंड है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ये क्या है, उस मैदानी भागों में आते हैं। मैदानी राज्यों के ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से राज्यों का जोड़ा मैदानी भागों का अंश है, तो मैदानी भागों में जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, असम, असम का कुछ आंशिक पार्ट आएगा, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ये क्या आते हैं। लेकिन राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब क्या आते हैं, मैदानी भागों में शामिल होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन एक मैदानी भाग मैंने आपको बताया था, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल मैंने कहा था कि यह भी किसका पार्ट है, मैदानी भाग का ही क्या है, पार्ट है, थार का मरुस्थल। तो दोस्तों अपन चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल के बारे में, इसी पार्ट में कर लेते हैं, यहीं इसी वीडियो में देखते हैं थार के मरुस्थल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो थार का मरुस्थल है वो आपको पता है दो देशों में विस्तृत है। थार का मरुस्थल है वो प्यारे दोस्तों दो भागों में क्या है, दो देशों में क्या है, विभाजित है। थार का मरुस्थल कितने देशों में है, दो देशों में। आपको एक देश याद नहीं रखना, दो देशों में विभाजित है थार का मरुस्थल। कौन कौन से में चर्चा करते हैं। देखो थार का मरुस्थल ये लो, दो राष्ट्र कौन से हैं, एक तो आप सभी को पता है कौन सा है जी, भारत, और एक है पाकिस्तान। ये कौन सा है, पाकिस्तान। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल का 85%, 85% कहां पाया जाता है, भारत में, और शेष 15% कहां पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। देखो 85% तो कहां, भारत में, और 15% कहां, पाकिस्तान में। ध्यान रखना अब कि पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चेलिस्तान। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को दोस्तों क्या कहा जाता है, चेलिस्तान कहा जाता है, और भारत में क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, चारों ओर मरुभूमि भूमि हो, मतलब जीवन यापन करने में क्या है, तकलीफ हो, भूमिगत जो पानी है उसका अभाव, वनस्पति अभाव, जनसंख्या का अभाव रहता है, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां जीवन यापन करने के लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है मरुस्थल के अंदर। अब इसका विश्व में संदर्भ में देखते हैं कि थार का मरुस्थल विश्व में क्या स्थान रखता है।
तो थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो पहला सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। उसके बाद विश्व का 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। विश्व का 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब ये गर्म क्या चीज है? देखो, मरुस्थल होते हैं दो प्रकार के। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? दो मरुस्थल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल। तो कितने प्रकार के मरुस्थल? दो प्रकार के, गर्म मरुस्थल व शीत मरुस्थल। अब देखो, दोनों के उदाहरण भारत में मिल जाएंगे। भारत में शीत मरुस्थल भी है, वह गर्म मरुस्थल है। मैंने कहा कि मरुस्थल का मतलब होता है कि जीवन यापन करना क्या है, दुर्लभ है, वहां पे जीवन के अनुकूल परिस्थितियां वहां पर नहीं होती है। गर्म मरुस्थल भारत में देखें तो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। शीत मरुस्थल कौन सा है भारत में? तो जो लद्दाख का पठार है वो किस श्रेणी में आता है? शीत मरुस्थल में आता है इंडिया में। तो शीत मरुस्थल तो ये थार का मरुस्थल है नहीं। और विश्व का सबसे बड़ा 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है विश्व में, कौन सा? थार का मरुस्थल। अब ये इधर पाकिस्तान, यहां पर क्या है? थार का मरुस्थल कुछ आंशिक रूप से फैला हुआ है, 15%। भारत में ये कहां फैला हुआ है? भारत में देखो, ये पंजाब, कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, पूरे पंजाब हरियाणा में मरुस्थल नहीं है। फिर इसका 90% भारत के मरुस्थल का 90% मरुस्थल कहां फैला हुआ है? इस राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में यह मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ भाग इसका गुजरात में भी है, जो रण के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मरुस्थल का नाम देखते आपके क्या दिमाग में आता है? राजस्थान। तो कुछ भाग पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। जो पाक सीमा के नजदीक जो पंजाब है उसमें मरुस्थल, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात, इन चारों राज्य में क्या है? मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का क्या है? विस्तार है। चलो ठीक है, राज्यों की बात कर लिया अपने, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और देशों में दो में भारत व पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? चलिस्तान कहा जाता है। अब इस मरुस्थल को भारत में, मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को भारत में दो भागों में विभाजित कर रखा है। कितने भागों में विभाजित कर रखा है? दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इस शुष्क और अर्ध शुष्क को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? अर्ध शुष्क और शुष्क को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? ये एक रेखा है, कौन सी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 25 सेमी वर्षा के पश्चिम की तरफ, 25 सेमी वर्षा के पश्चिम की तरफ जो मरुस्थल है उसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। 25 सेमी के पश्चिम की तरफ वाले मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल, वह पूर्व की तरफ है उस मरुस्थल को क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अब देखो, ये 25 सेमी है। इस 25 सेमी के इधर पश्चिम की तरफ वर्षा, औसत वर्षा होगी 0 से 25 सेमी तक,
और पूर्व की तरफ दाईं तरफ कितनी होगी 25 सेमी से 50 सेमी तक। ठीक है दोस्तों, विश्व का थार का मरुस्थल है जो विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसमें जीवन यापन किया जा रहा है, मतलब लोग रह रहे हैं। आपने देखा होगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, ये क्या सभी मरुस्थलीय भाग है और इसमें जीवन यापन किया जा रहा है। वनस्पति भी यहाँ पे जीवन योग्य है, मतलब जीवन जीने योग्य है। ये मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसमें जीवन यापन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।